सुजीत और कमला एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और वो दिन आ गया था। दोनों एक दूसरे के साथ शादी कर रहे थे। तुम बहुत अच्छी दिख रही हो आज। तुम भी सुजीत, मैं बहुत खुश हूँ। आज से हम दोनों मरते दम तक साथ रहेंगे। हाँ, अब सिर्फ मौत ही हमें अलग कर सकती है। देखो कैसे एक दूसरे से नजर ही नहीं हटती है। पुराना प्यार है इनका, आज इनकी शादी हो जाएगी। सुजीत कमला को अपनी नई हवेली में ले जाता है। तुम्हें पता है, ये हवेली मेरे पिता के पिता के पिताजी ने एक राजा से खरीदा था। अब ये हमारी हवेली है। क्या सच में हम यहाँ रहेंगे? नरगिस तुम्हें ये हवेली पूरा घुमाएगी। और हाँ, तैयार रहना, कल रात को शादी की खुशी में माँ और पिताजी दोनों आएंगे। उन्हें तुम अपने हाथों से खाना खिला देना। ठीक है पतिदेव, ठीक है। ये हवेली तो सच में लाजवाब है। जी मालकिन, ये हवेली तो बहुत खूबसूरत है। अच्छा नरगिस, एक बात बताओ, यहाँ कोई ऐसी चीज है जिसे छूने से मना किया गया हो? हाँ, मगर आप ये क्यों पूछ रही हैं? अरे तुम बताओ ना, मुझे ये सब देखना बहुत पसंद है। हवेली के नीचे एक कमरा है जहाँ पर एक संदूक है, उसे छूना मना है। ठीक है, तो तय रहा। हम दोनों कल शाम को जाकर वो संदूक खोलेंगे और याद रहे, किसी को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। ठीक है मालकिन। अगले दिन शाम को कमला नरगिस को अपने पास बुलाती है और उसे लेकर हवेली के नीचे उस कमरे में जाती है जहाँ पर वो संदूक रखा होता है। ला, इसे खोलने की चाबी दे। मगर मालकिन, कुछ हो गया तो? मैंने सुना है ये संदूक राजा की पत्नी का था जो काला जादू करती थी। अरे दे ना, कुछ नहीं होगा। खोलकर सिर्फ देखेंगे इसके अंदर क्या है। जल्दी दे। मेरे सास ससुर दोनों ही घर आ चुके हैं। मुझे जल्दी जाकर उनके लिए खाना भी बनाना है। जल्दी दे। जैसे ही कमला संदूक को खोलती है, उसमें से आवाज आती है। छूट गई मैं, छूट गई मैं। चुड़ैल कमला के शरीर में घुस जाती है और कमला एक ही जगह पर बैठी होती है। मालकिन, चलिए यहाँ से जल्दी, हमें यहाँ से जल्दी जाना होगा। कमला जरा भी नहीं हिलती, मानो उसके कानों में कोई आवाज ही नहीं गई हो। नरगिस उसे बुलाती रहती है। मालकिन, मालकिन, चलिए, मैं विनती करती हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। कमला एक चुड़ैल में बदल गई थी। उसके दांत बड़े खूंखार हो गए थे। नरगिस कमला को देखकर चीखती है। कमला नरगिस के ऊपर चढ़ जाती है और उसका गला पीछे मोड़ देती है। घर में अभी कमला की सास और ससुर आए हुए थे। बेटा, बहू कहाँ है? बहू को बुला लो बेटा, बहुत भूख लग रही है। हाँ पिताजी, अभी बुला कर लाता हूँ। ये कमला कहाँ रह गई? तभी कमला वहाँ घूंघट पहनकर अपने हाथों में एक बड़ी थाली लेकर आती है। आ गई कमला, खाना लेकर आ गई। आओ बेटा, आओ, तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे हम। कमला थाली अपनी सास के सामने रखती है। जैसे ही उसकी सास वो थाली खोलकर देखती है, मानो उसके होश उड़ जाते हैं। थाली में नरगिस का सिर रखा होता है और कमला अपना पल्लू हटाती है। कमला, ये तुम्हें क्या हो गया? बेटा सुजीत, चलो भागो यहाँ से। पक्का कमला ने उस प्राचीन संदूक को खोल दिया होगा। कमला अपनी सास को खाने लगती है और बाकी सब समय का फायदा उठाकर हवेली से बाहर निकल जाते हैं। मेरी पत्नी, मेरी पत्नी! अब कमला का क्या होगा पिताजी? बेटा, कमला के अंदर जो प्रेत घुसा है,
ये कोई ऐसा वैसा प्रेत नहीं है, कई सालों पहले का प्राचीन प्रेत है जिसे उस संदूक में कैद कर दिया गया था। उसे अब कमला के अंदर से कैसे निकालना है वो तो सिर्फ जुम्बा पहाड़ के नीचे बैठे तांत्रिक को ही पता होगा। अगर ऐसा है तो मैं अभी उन्हें खत लेकर भेजता हूँ। सुजीत जुम्बा पहाड़ के नीचे बैठे तांत्रिक को खत लिखकर भेजता है। खत तांत्रिक के पास पहुंच जाता है। ये एक ऐसा खत है। ये खत किसी सुजीत ने आपके पास भिजवाया है। तांत्रिक हवेली के पास पहुंचते हैं जहां पर सुजीत और उसके पिता भी होते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तांत्रिक जी, हमारी मदद कीजिए। मेरी नई नई शादी हुई थी और अब ये हो गया, मेरी माँ भी चल बसी। फिक्र मत करो बेटा, मैं पूरी कोशिश करूंगा उस प्रेत को बाहर निकालने की। उसे हम कमला के अंदर से कैसे निकाल सकते हैं वो हमें उसके संदूक के अंदर देखने के बाद ही मालूम पड़ेगा। उसमें जरूर ऐसी वस्तु होगी जिससे वो फिर से कैद हो सकेगी। हमें बस उस संदूक तक पहुंचना है। सुजीत और उसके पिता दोनों तांत्रिक के साथ हवेली में घुसते हैं। आप लोग सच में मेरे साथ आना चाहते हैं? हाँ, मैं आपके साथ ही आऊंगा। पिताजी आप जाइए, मैं पहले ही अपनी पत्नी को खो चुका हूँ। मैं अपने बेटे और बेटी को नहीं खोना चाहता। दोनों ही तांत्रिक के साथ हवेली में प्रवेश करते हैं। हवेली में घुसते ही वो देखते हैं कि हवेली का सारा सामान तहस नहस हो चुका है। फिर उन्हें कमला की आवाज सुनाई देती है। इसे बचाने आए हो? नहीं बचा पाओगे तांत्रिक। ये लो छोटा सा तोहफा मेरी तरफ से। कमला अपनी सास का गला तांत्रिक के पांव पर फेंकती है। अपने आप को संभालो बेटा, अपने आप को संभालो। आज हम इसका खेल यहीं खत्म कर देंगे। हमें उस संदूक के पास जाना होगा। सुजीत, क्या तुम्हें उस संदूक का रास्ता पता है? हाँ, मुझे पता है। हवेली के नीचे जो कमरा है उसी में वो संदूक है। ठीक है, संदूक के पास पहुंचते हैं। सुजीत तांत्रिक को नीचे जाने का रास्ता बताता है और तीनों साथ में हवेली के नीचे वाले कमरे में जाने लगते हैं। बीच रास्ते में ही अचानक से कमला आ जाती है। कमला जैसे ही हमला करती है, सुजीत के पिता उसे पकड़ लेते हैं। आप लोग जाइए, मैं इसे रोक कर रखता हूँ जब तक मैं इसे रोक सकता हूँ। जाओ सुजीत, तांत्रिक जी के साथ जाओ। पिताजी नहीं। सुजीत बेटा जल्दी चलो, यहाँ से चलो, हमें उस संदूक तक पहुंचना होगा। सुजीत के पिता कमला को रोक कर रखते हैं। नहीं, मैं तुम्हें आगे नहीं जाने दूंगा, चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। तो ठीक है, जान ही दे दो। कमला सुजीत के पिता के पेट से अपना हाथ आर पार कर देती है। तब तक तांत्रिक और सुजीत दोनों ही संदूक के पास पहुंच जाते हैं। जैसे ही वे लोग संदूक खोलते हैं, उन्हें उसमें एक बांसुरी दिखाई देती है। समझ गया, कमला के अंदर से वो प्रेत निकल जाएगा अगर हम इस बांसुरी को बचाएंगे तब। जैसे ही कमला यहाँ आ जाएगी वैसे ही आप इस बांसुरी को बजाने लगिएगा और जैसे ही वो इस संदूक में आ जाएगी मैं संदूक को बंद कर दूंगा। तांत्रिक संदूक से बांसुरी को निकालते हैं, मगर जैसे ही वो बांसुरी को बजाने जाते हैं उतने में ही कमला अपने तेज नाखूनों से तांत्रिक के गले पर वार कर देती है और बांसुरी भी टूट जाती है। सुजीत, अपना ध्यान रखना बेटा। तांत्रिक जी नहीं। अब मैं कभी कैद नहीं होंगी और ये शरीर भी नहीं छोड़ूंगी। कमला, मुझे पता है तुम मुझे सुन सकती हो। इस प्रेत को अपने साथ और मत खेलने दो। मेरी मदद करो सुजीत, प्लीज, मुझे बहुत डर लग रहा है। नहीं, कभी नहीं। छोड़ दो कमला को,
छोड़ दो प्रेत। कमला, अगर तुम मुझे सुन रही हो तो कोशिश करो, अपने आप को होश में लाने की कोशिश करो। मैं तुम्हें मार दूंगी। कमला सुजीत को मारने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश करती है, मगर वो अपना शरीर हिला नहीं पाती है। कमला अंदर से पूरी कोशिश करती है कि वो प्रेत से अपना शरीर वापस ले आए। बहुत खूब कमला, ऐसे ही कोशिश करती रहो। आज मैं तुम्हें फिर कैद कर दूंगा प्रेत। सुजीत हनुमान चालीसा का जाप करने लगता है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। एक बड़ी चीख के साथ वो प्रेत कमला से बाहर आकर उस संदूक में कैद हो जाती है और कमला अपने असली रूप में आ जाती है। सुजीत, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कमला, तुम ठीक तो हो ना? सब कुछ खो दिया हमने, माँ और पिताजी दोनों चल बसे। सब मेरी वजह से हुआ, उन्हें मैंने मारा है। कमला, तुमने नहीं, उस प्रेत ने उन लोगों को मारा है। चलो, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। सुजीत और कमला अपने माता पिता और तांत्रिक का अंतिम संस्कार करते हैं और वे हवेली छोड़कर हमेशा के लिए दूर चले जाते हैं और वो प्रेत अभी भी उस संदूक में ही कैद है। कमला के पहले भाग में आपने देखा कि कैसे संदूक में कैद चुड़ैल ने कमला के शरीर को अपने वश में कर लिया था। कमला ने अपने पूरे परिवार को मार दिया था, यहाँ तक कि तांत्रिक को भी। सुजीत कमला के अंदर से उस चुड़ैल को बाहर निकाल देता है और वो चुड़ैल जाकर एक बार फिर से उस संदूक में कैद हो जाती है। सुजीत और कमला उस हवेली को फिर से वीरान छोड़कर चले जाते हैं। उसके बाद अब 20 साल बीत चुके थे और एक नया परिवार जो अभी अभी इस शहर में आया था, वो उस हवेली को खरीद लेते हैं। अर्जुन, जो एक इन्वेस्टमेंट बैंकर था, अपनी पत्नी मेघना और 2 बच्चे अदिति और धीरज के साथ हवेली में प्रवेश करता है। प्रवेश करते ही मेघना का दिल सहम जाता है। वहां की हवा में अलग सी दहशत थी। मेघना के माथे से पसीना छूट रहा था। क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? हाँ, मैं ठीक हूँ, बस यहाँ थोड़ा दम सा घुट रहा है। धीरज और अदिति एक दूसरे के साथ पूरी हवेली घूमने लगे, हर एक रूम, हर एक जगह देख रहे थे। तभी धीरज को नीचे रूम में जाने का रास्ता मिलता है। अदिति, यहाँ देखो, यहाँ पर नीचे जाने का कोई रास्ता है। ओह, इस हवेली में बेसमेंट भी है। चलो भैया, देख कर आते हैं। धीरज और अदिति बेसमेंट में आते हैं और वहां रखे संदूक को देखते हैं। ये वही संदूक है जिसमें सुजीत ने उस चुड़ैल को कैद किया था। यहाँ पर तो बस एक संदूक रखा है, उसमें भी ताला लगा हुआ है। जैसे ही धीरज उस संदूक को छूने वाला होता है, तभी वहां पर पीछे से अर्जुन आ जाता है। रुक जाओ, उस संदूक को मत छूना, अभी ऊपर आओ, इसी वक्त। दोनों अपने कमरे में चले जाते हैं। ये सब देखकर मेघना अर्जुन से पूछती है, तुमने उन दोनों को इतना क्यों चिल्लाया? ऐसा क्या है उस बेसमेंट में? मैं बताता हूं, मगर तुम मुझ पर चिल्लाना मत। अर्जुन को इस हवेली के बारे में पूरी बात पता थी। वो सारी बातें मेघना को बताता है, जिसे सुनकर मेघना अर्जुन पर बहुत गुस्सा हो जाती है। तुम पागल हो गए हो? तुम हमें ऐसी हवेली में कैसे ला सकते हो? तुम्हें लगता है ये सारी बातें सच हैं? तुम भी कितनी भोली हो। ये सिर्फ एक अफवाह है मेघना। अच्छा सुनो, हालांकि ये सिर्फ एक अफवाह है, फिर भी तुम उन दोनों शरारती बच्चों को बेसमेंट में जाने मत देना। मेघना के पास और कोई चारा नहीं था। मेघना सारी बातों को अफवाह मान लेती है। रात का समय हो जाता है और धीरज, अदिति रात को अपने कमरे से बाहर आते हैं। भैया, उस संदूक में कुछ तो है जिसकी वजह से पिताजी ने हमें वहां जाने से मना किया है। मगर उस संदूक में ताला लगा है, उसे कैसे खोलेंगे? भैया, मैं अपने बाल के पिन से ही उस संदूक को खोल दूंगी।
चलिए। रात के अंधेरे में धीरज और अदिति बेसमेंट में पहुंचते हैं। अदिति ताला खोल लेती है। उतने में ही पीछे से उनकी माँ मेघना आ जाती है, मगर उनकी माँ आने में थोड़ी देर कर चुकी होती है क्योंकि अदिति संदूक खोल चुकी थी। तुम दोनों की खैर नहीं। तुम दोनों को यहाँ आने से मना किया था ना, फिर भी आ गए। चलो वापस ऊपर चलो। ना तो वो कुछ कह रही थी और ना ही वहां से वो हिल रही थी। धीरज अदिति को कहता है, अदिति आज हम दोनों की खैर नहीं। अदिति अपनी जगह से जरा भी नहीं हिलती है और जब मेघना उसके करीब आती है तो अदिति जोर से चिल्लाने लगती है। शरीर, नया शरीर। अदिति, धीरज, जाओ अपने पिता को उठाओ। धीरज वहां से जाने लगता है। अदिति का रूप कमला में बदल जाता है। अदिति अपनी माँ का सर पकड़ती है और उसे चीर देती है। अदिति नहीं, कमला। मेरा नाम कमला है। कितना अच्छा नाम है, कमला। कमला की चीख पूरे हवेली में गूंज रही थी। ये वो समय था जब अर्जुन को समझ में आ चुका था कि वो बातें अफवाह नहीं सच थीं, और वो समझ चुका था कि उसकी पत्नी अब नहीं रही। वो धीरज को लेकर हवेली से भाग जाता है। धीरज हवेली में 2 पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स को भेजता है, श्वेता और डिम्पी। मैंने ये कमला के बारे में सुना है डिम्पी, ये खतरनाक आत्मा है। मुझे ढूंढ रहे हो? अचानक कमला उनके पीछे आ जाती है। उनका दिल थम जाता है। कमला श्वेता का गला पकड़ लेती है। कई दिन बीत गए, फिर भी श्वेता और डिम्पी बाहर नहीं आए। अर्जुन दूसरी ओर बर्फीले पहाड़ पर चढ़ने जा रहा था, जहां पर एक तांत्रिका रहती थी। अर्जुन को पहले से पता था कि वो दोनों पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स किसी काम नहीं आएंगे। पहाड़ पर एक तांत्रिका अपने ध्यान में लगी हुई थी। जैसे ही अर्जुन उस गुफा में जाता है, तांत्रिका अपनी आंखें खोल देती है। क्या मुझे नहीं पता तुम्हारी चिंता? सब पता है मुझे बालक, मगर दुष्ट तुम ही हो। पता होकर सब कुछ, फिर भी मौत के मुंह में अपने परिवार को ले गए। फिर भी मैं तुम्हारी मदद करूंगी। उस कमला ने मेरे बड़े भैया का गला काटा था, अब मेरी बारी है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई तांत्रिका जी, मेरी मदद कीजिए। मैं अपनी पत्नी को खो चुका हूँ, अपनी बेटी को नहीं खोना चाहता हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ उस हवेली में चलूंगी, मगर तुम्हें अपने बेटे को भी साथ लाना होगा, क्योंकि परिवार देखकर शायद तुम्हारी बेटी अदिति कमला से लड़ जाए। ये कमला पिछली बार एक कमला नाम की ही औरत के अंदर आ गई थी, मगर तुम्हारी बच्ची की उम्र सिर्फ 18 साल है। हमें पूरे दम से उस कमला से लड़ना होगा। तांत्रिका अर्जुन के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। तांत्रिका जैसे ही हवेली में प्रवेश करती है, कमला की आवाज हवेली में गूंजती है। तांत्रिका। एक तांत्रिक को मैं पहले ही मार चुकी हूँ और यहाँ एक नई तांत्रिका आई है। जिस तांत्रिक को तुमने मारा था वो मेरे बड़े भाई थे। तुमने मेरे बड़े भैया को मारा था। कमला, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। कोशिश करके देख लो तांत्रिका, तुम्हारा भी वही हश्र होगा। तांत्रिका सबको लेकर बेसमेंट की तरफ जाने लगती है। तभी उनके ऊपर मेघना की लाश गिरती है। मम्मी, नहीं, पापा, मम्मी चली गई मम्मी। सब मेरी वजह से हुआ है, सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। बहुत बेरहमी से मारा है मेरी पत्नी को। मेघना। आप लोग अपने आप को संभालो। कमला आप दोनों को तोड़ना चाहती है। दोनों अपने होशो आवाज में रहो, वरना कमला कभी भी हमला कर सकती है। तभी कमला तांत्रिका पर हमला करती है।
तांत्रिका अपने बस्ते से इंसान का राख निकालकर उसके ऊपर फेंकती है और वो तड़पने लगती है। तुझे क्या लगा मैं बिना तैयारी के तेरे पास आऊंगी? आज तुझे मैं फिर से उस संदूक में कैद कर दूंगी। तांत्रिका अपने बस्ते में हाथ डालती है और खंजर बाहर निकालती है और कमला अपना रूप छोड़ देती है और अदिति के आवाज में बात करने लगती है। पापा, पापा मुझे बचाओ, मैं मरना नहीं चाहती। पापा, पापा मेरे पास आओ। नहीं, उसके पास मत जाना। बेटी अदिति, मेरी बच्ची, डरो मत, पापा है ना। कमला फिर से अदिति के शरीर पर काबू कर लेती है और अर्जुन का गला काट देती है। पापा! तांत्रिका उस पर फिर से राख डालती है, मगर वो इस बार गायब हो जाती है। अर्जुन की मौके पर ही मौत हो जाती है। धीरज फूट फूट कर रोने लगता है, मगर अब उसमें गुस्सा भी भर जाता है। धीरज, अपने आप को संभालो। ये लो, ये खंजर पकड़ो। जब हम बेसमेंट में जाएंगे वहाँ कमला पक्का आएगी और जब वो आएगी मैं उस पर ये इंसान के राख डाल दूंगी। तभी तुम उसे खंजर से मार देना। मेरी बहन को तो कुछ नहीं होगा ना? नहीं, कुछ भी नहीं होगा। पर अगर हम कमला की आत्मा फिर से कैद कर दें तो अगर कैद नहीं हुई तो तुम्हें खंजर मारकर अदिति और कमला दोनों को मारना होगा। अपने आप को संभालो और जरा भी नहीं चूकना। दोनों बेसमेंट में पहुंच जाते हैं। तांत्रिका संदूक में एक बांसुरी देखती है। उतने में ही कमला वहां आ जाती है और तांत्रिका पर हमला कर देती है। धीरज रोने लगता है, मगर उसके पास और कोई चारा नहीं होता है। धीरज खंजर कमला के पेट में घुसा देता है। भैया, मेरी मदद कीजिए, मैं मर रही हूँ। मुझे माफ कर दे अदिति, मुझे माफ कर दे। मम्मी और पापा के साथ मेरा इंतजार करना, मैं भी रास्ते में ही हूँ, मैं भी आ रहा हूँ सबसे मिलने। अदिति अपना दम तोड़ देती है। कमला का खेल खत्म हो जाता है। जिस खंजर से धीरज ने अदिति को मारा था, उसी खंजर से धीरज अपनी भी जान ले लेता है। हवेली एक बार फिर से बंद हो जाती है। एक खुशहाल परिवार पूरी तरीके से खत्म हो जाता है और एक खुशहाल परिवार का यहीं पर दुखद अंत हो जाता है।